मिसरिप्रेजेंटेशन, मैंने बताया था दो टाइप के मिसरिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी दो टाइप के कौन से थे, एक इनोसेंट, हाँ एक जानबूझ के, और एक बाय मिस्टेक। तो एक इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि गलती से हो गया, हमको पता ही नहीं था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनोसेंट मिस्टेक है, एक्सेप्ट की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है, ऑल्टरेशन किया जा सकता है। और एक होता है विलफुल, वो होता है क्या, फ्रॉड। वो क्या होता है, फ्रॉड, जानबूझ के करना। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब डिसऑनेस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन, और एक इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो, पहला है इनोसेंट और दूसरा है विलफुल, जिसमें आता है विद इंटेंट टू डिसीव एंड इज आल्सो कॉल्ड फ्रॉड, ठीक है। तो अलग से फ्रॉड उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन को ही वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉड। इनोसेंट होता है जब कोई भी चीज, जब हम कोई चीज बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इनोसेंट में हमको ऐसा लगता है कि कार में कोई दाग नहीं, पर कॉर्नर में कोई ना कोई दाग होता है, ये क्या होता है, इनोसेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लेने जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल गिफ्ट शीट, पता है सबको, गिफ्ट रैपर्स, ठीक है, आपने उनको बोला 10 शीट दो, ठीक है, उसने फटाफट फटाफट काउंट किया और 80 काउंट हुई, उससे उसने आपको दे दी, और उसने बोला आपसे पैसे कितने लिए, 10 शीट्स के, ठीक है। आप घर गए, अपने रैप किया, तो देखा तो 2 शीट्स कम थी, आप नेक्स्ट डे उनके पास वापस जाते हो कि भैया तुमने पैसे 10 के लिए थे, वो या अगर इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, आपको 2 के वापस दे देगा, या 2 शीट तुरंत निकाल के दे देगा कि आप ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन टू क्वांटिटी। Thus, any false representation which is made with an honest belief in its true is innocent. The effect of innocent is party is misled and it can avoid and contract and cannot sue for damages in normal circumstances. क्या हम गिफ्ट शीट वाले भैया को सूट फाइल कर देते थे क्या? अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया या वो कह रहा है कि पैसे ले जाओ या 2 शीट ले जाओ, तो आप मान लोगे ना कि हाँ चलेगा, इस पे बहस तो नहीं करोगे कल। अगर वो बोल देगा गलती हो गई, तो और ही मान जाओगे कि चलो सॉरी भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये उसके साइड से क्या हो गया, innocent misrepresentation. In order to avoid a contract on ground of misrepresentation, it is necessary to prove that, पहला क्या लिखा है, there was a representation, मतलब अगर आपको आगे बात नहीं करनी है, आपको पूरा रिफंड चाहिए, आपको पूरी 8 शीट्स भी वापस करनी है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन। सच assertion included, assertion यानी फैक्ट, ठीक है, such assertion induced a party aggrieved to into a contract. उसने आपको क्या बोला था, मेरे पास 10 शीट्स हैं, और आपको क्या लगा कि हाँ 10 शीट्स हैं और हमको इसमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। द स्टेटमेंट वॉज नॉट मोर अ ओपिनियन और hearsay और कमेंडेशन। एग्जाम्पल, एन एडवर्टाइजिंग वॉशेज वाइटर देन वाइटेस्ट, ये क्या है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, ऐसा होता है क्या, टाइड है तो वाइट है वो बोल देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि टाइड हर कपड़े को वाइट कर दे, हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जरूरी नहीं है कि ये टैगलाइंस है, ये एक स्टेटमेंट्स है जो एडवर्टीजमेंट में वो बोलते हैं। तो इसमें भी एक ऐसी लाइन दी हुई है, वॉश इज द वाइटर देन वाइटेस्ट, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, वाइट को और कितना वाइट करोगे आप भाई। The statement has become or turned out to be untrue was made with an honest belief and truth management. अब मेरी एक बात सुनो, कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक पर्सन ने एक मिस रिप्रेजेंटेशन किया था जो कि एक इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन था। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है, उसके साथ अवॉइड करना है, मतलब ईदर यू एक्सेप्ट द रिफंड, ईदर यू एक्सेप्ट अनदर 2 शीट्स, और ईदर यू गिव बैक द 8 शीट्स एंड टेक ऑल द मनी, ठीक है। अब ये जो आपको काम करना है, इसके लिए 5 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई ना कोई फैक्ट उसने बोला होगा, विच इज 10 शीट्स का। दूसरा, जो भी ये फैक्ट है वो सामने वाले के लिए अग्रीव्ड हो गया, क्यों, क्योंकि उसने 10 मांगी थी, उसको कितनी मिली, 8। उसके बाद द स्टेटमेंट एक ओपिनियन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, वो एक जनरल टैगलाइन नहीं है, प्रॉपर चीज है कि 10 शीट मांगी थी, ये लो भैया 10 शीट, पर वो 10 शीट्स नहीं है। और जो भी उसने बोला है, सच बोला है विद एन ऑनेस्ट बिलीफ, क्योंकि उसको लग रहा था उसमें 10 शीट्स है। क्लियर है सबको, ये क्या हो गया, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। 5 पॉइंट्स याद करो, पहला क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है, अग्रीव्ड अगेंस्ट अ पार्टी, मतलब अग्रीव मतलब किसी ना किसी के अगेंस्ट है। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज अ मर असर्शन इज रिलेटेड टू द मैटर ऑफ फैक्ट, हमको शीट से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था, तो वो हमारा मेन मैटर है कि 8 शीट की जगह उसने 10 शीट की जगह उसने हमको कितनी दी, 8 दी। उसके बाद द स्टेटमेंट वाज नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ प्रॉपर फैक्ट कि ये लो 10 शीट्स, ठीक है, वो कोई एक ओपिनियन नहीं है, अच्छी क्वालिटी के है गंदी क्वालिटी के, ऐसा कुछ
पॉइंट नहीं था। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू, जो उसने ऑनेस्ट बिलीफ के साथ कहा था। सबको क्लियर हो गया? Damages for innocent misrepresentation. Generally, the injured part can only avoid the contract and cannot get damages for innocent representation. But in following cases, damages are obtainable. अब आपको कितनी शीट्स चाहिए थी? 10। 2 नहीं मिली, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। एक तो रिफंड चाहिए था, एक्स्ट्रा पैसे भरे। दूसरा, घर जाके रैपिंग करनी थी, उसी दिन शायद सबको गिफ्ट देने होंगे, पर आपके 2 गिफ्ट्स रह गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास शीट्स नहीं थी। पहला पॉइंट क्या लिखा है? फ्रॉम अ प्रमोटर डायरेक्टर हु मेक्स एन इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इन अ कंपनी प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन अ कंपनी। जो आपका एग्जाम्पल है उसमें मैंने पूछा आपसे कि क्या उसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे? नहीं। क्या उसको बोलोगे कि अब तुम रिफंड मुझे ज्यादा दो, तुमसे कल गलती हुई है? नहीं। वो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सोचो, आप जाओगे जो 2 शीट्स का रिफंड होता है बस वो लेके आ जाओगे, या फिर 2 शीट्स और लेके आओगे। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 शीट फ्री में जरूर देगा, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं जो क्या करते हैं, बोलते चलो गलती हो गई, आप 1 शीट और ले जाओ, कोई बात नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको वो 3 शीट्स और दे देगा सॉरी के बदले, वरना तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ शेयर्स के बारे में नहीं होता है। प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब करता है ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। तो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बचपन से लेकर अभी तक की जितनी कंडीशन होगी, पैदा होने से लेकर अभी तक जो जो होता है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल में कंपनी में जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। अब इसमें अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी, जैसे कि 3 प्रमोटर्स है और उनके शेयर होल्डिंग के परसेंटेज उसने गलत बता दिए, एक उसने ए बोला 50%, बी बोला 30 और फिर सी बोला 20, जबकि सी की 50 है और ए की 20, समझ आ रहा है? लेकिन ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर्स को इनवाइट कर रहे हो। अब उसने ये देख के शेयर में पैसे लगा भी दिए, जो एक्स्ट्रा शेयर्स अब इश्यू हो रहे हैं, कि शायद मैं किसी ना किसी में फिट बैठ जाऊंगा, तो यहाँ पे तो उसको गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, और ये एक इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये उसने जानबूझ के तो नहीं किया था, उससे मिसप्रिंट हो गया 20 और 50 का, पर इधर पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस के केस में, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो सामने वाली कंपनी में, तो प्रोस्पेक्टस इतने ध्यान से बनाना चाहिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो हम सूट फाइल के लिए बात कर सकते हैं। क्लियर है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आपको कोई इंजरी हुई हो और इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन प्रमोटर ऑफ अ कंपनी या डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिख दिया है जो कि इनोसेंटली लिखा है, पर आप इसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्लियर है सबको? स्टार मार्क करना इस पॉइंट पे, मतलब इस पूरे डैमेजेस फॉर इनोसेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? अगेंस्ट एन एजेंट हु कमिट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। अब एजेंट के अगेंस्ट वारंटी क्या होती है बच्चे? रिपेयर करके दे देना, अश्योरेंस पर रिपेयर कर लेके, गारंटीज प्रॉपर की चीज मिल जाएगी और वारंटीज रिपेयर। तो किसी एजेंट ने किसी को वारंट अथॉरिटी दी थी कि आप रहने दो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं करके दूंगा। अब मैं आपको बताती हूँ, हम टेम्पर ग्लास लगाने गए एक दुकान में, ठीक है, ओनर वहां गल्ले के वहां बैठा हुआ है और एक भैया है जो हमारा टेम्पर लगा रहे हैं, ठीक है, लगाते जा रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं भैया बबल्स आ रहे हैं, आप मत करो, उसमें आ जाते हैं ना थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, आप मत करो मत करो। वो बोल रहे हैं नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। उसने बोल भी रहे हैं हम उसको कि हमारी स्क्रीन खराब हो जाएगी, आप ऐसा मत करो। उसने फिर भी लगा दिया और उसने मेरे को वारंटी दे दी, जाओ कुछ गड़बड़ होगी तो कल आ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। गड़बड़ हो गई, इतने बबल्स आ गए कि फोन पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है, मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। नेक्स्ट डे मैं गई, एजेंट बोलेगा आप कौन, कब लगाया मैंने, आप किसकी बात कर रहे हो, ये तो मैंने किया ही नहीं है, मतलब वो मुझे रिपेयर करके नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं ओनर से लड़ाई करूंगी कि आपके एजेंट ने लगाया था, मेरा फोन की स्क्रीन अब मुझे ब्लर दिख रही है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आई थी लगवाने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस एजेंट के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। वहां हम लड़ाई कर लेते हैं ना, वो नहीं मानता है अगर तो। Next, from the person who at the court's discretion is stopped from denying a statement he has made where is a positive statement intending that it should be relied upon, an innocent party did rely upon and thereby suffered damages. आपने क्या किया, कोर्ट में एक स्टेटमेंट पास किया, ठीक है, एज अ विटनेस कुछ पास किया, ठीक है। अब
कोर्ट ने आपको स्टॉप कर दिया, मतलब कि इसके आगे आपको कुछ बोलने नहीं दिया। सपोज आपको अपना स्टेटमेंट चेंज करना है, आपको अपने स्टेटमेंट में कुछ करेक्शंस करने हैं, तो वो कोर्ट ने आपको अलाउ नहीं किया। लेकिन जो वहां जनता बैठी है, जो पार्टीज बैठी, उन्होंने वो स्टेटमेंट पे क्या किया, रिलाई कर लिया। अब बाद में जब पता चला कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं था, इट वॉज एन अनट्रू स्टेटमेंट, उससे इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, वो डर में उसने कुछ भी स्टेटमेंट पास कर दिया। यहाँ पे जिस पर्सन को जेल वेल जाना पड़ा है उसके स्टेटमेंट से, वो डैमेजेस सफर कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझो कि कोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, विटनेस देते हैं कि हाँ हमने देखा था आग लग रही थी, हाँ हमने देखा था वहां पे कुछ कुछ हो रहा था, धुआं आ रहा था, हमने देखा था। तो अब जब ये आपने बोल दिया मैंने देखा था मैंने देखा था, इसमें इनोसेंटली मतलब होशियारी में डर में उसने एक आध लाइन और ऐड कर दी कि वहां पे मैंने एक और पर्सन देखा था जाते हुए, लेकिन उसने कुछ भी सिक्योरिटी वहां पे नहीं करी। ठीक है। अब जब इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो, एक घर में चोरी हो रही है, ठीक है, चोरी हो रही है और पड़ोसी से सवाल पूछा जा रहा है आपने क्या क्या देखा। ठीक है, वो कह रहा है कि एक बंदा अंदर आया था, एक बंदा बाहर गया था, फिर एक बंदा अंदर आया था, एक बंदा बाहर गया था। अब इसने एक बंदे जो अंदर ना गया ना बाहर गया उसका नाम भी ले लिया कि मिस्टर ए भी क्रॉस हुए थे, तो हो सकता है ए ने चोरी करी हो। इसके स्टेटमेंट से ए को हार्म होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारे बंदे बोले, बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, बहुत सारे बंदे बोले और बीच में ए का नाम भी ले लिया। अब जज ने इससे 3-4 बार सवाल नहीं किया, आयु श्योर ए बी सी डी सब थे, आयु श्योर ए बी सी डी, जबकि सिर्फ बी और सी और डी थे। ठीक है, यहाँ पे इसने किसको फंसा दिया, ए को। तो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट उसको क्या कर दिया हमने, एस स्टॉप कर दिया, आगे हमने बोलने का मौका नहीं दिया। ए को बहुत सारी हियरिंग्स में अब बार बार आना पड़ेगा टू प्रूव कि मैं नहीं आया था उधर पे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे उसको डैमेजेस सफर करने के लिए वो इस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो जिस पर्सन ने कोर्ट के डिस्क्रिशन पे किसी पर्सन को स्टॉप करा दिया और किसी एक थर्ड पर्सन को उसकी वजह से डैमेजेस सफर करने पड़े हैं, तो यहाँ पे आप लिक्विडेट मतलब जो भी डैमेजेस है वो क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? Fourth point, negligent representation made by one person to another to whom a confidential relationship like a solicitor and client exist. अब एग्जाम्पल ये इसमें तो लॉयर वाला है, मैं पहले एक डॉक्टर वाला एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर के पास गए, हम अपनी रिपोर्ट लेके गए कि हमने ये सारे टेस्ट कराए, आप देखो। अब उसमें 5 टेस्ट हैं, ठीक है, 5 टेस्ट है, उसने देखा देखा ऐसे फटाफट, उसके पास टाइम नहीं था, उसने 4 ऊपर से देखा, दवाइयां दे दी, 5th वाला उसने देखा ही नहीं। ठीक है, उसके साइड से क्या हुआ, नेग्लिजेंस। सामने वाले जो डॉक्टर के पास गया था उसको इन्फेक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पे किसकी गलती है, डॉक्टर की। तो आप उससे क्लेम करने जाओगे कि अब मैं आपको कोई फीस नहीं दूंगा, अब आप मेरा इलाज बिना फीस के करो क्योंकि मैं रिपोर्ट दिखाने आया था, आपने कैसे 5th पेज मिस कर दिया। हम ऑफ कोर्स उसको ये चीज बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर नेग्लिजेंट पार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे उसकी इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्या नहीं, उसने निग्लेक्ट किया उस चीज को, क्या अरे हो गया आप जाओ। ठीक है, सेम विथ एडवोकेट। एडवोकेट के पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता जाता है मेरे मेरे घर में चोरी हुई है, पहले चोर आया था, उसने सारे पॉइंट्स रखे। ठीक है, उसने ईच एंड एवरीथिंग वहां पे स्पेसिफाई किया और उसने ये चीज स्पेसिफाई किया कि मेरे यहाँ से 10 लाख का सोना चोरी हुआ है। अब इस चीज को एडवोकेट को उसने 3-4 बात पता है, लेकिन एडवोकेट ने ऐसे निग्लेक्ट किया कि ठीक है, और उसने जो कोर्ट की एप्लीकेशन है जहां पे चोरी वोरी का डालना था, पुलिस FIR, वहां पे उसने 10 लाख की जगह कुछ और ही अमाउंट मेंशन कर दिया। यहाँ पे वो गुस्सा नहीं होएगा क्लाइंट उसका कि तुमको जब हम 10 बार समझा रहे हैं कि 10 लाख का चोरी हुआ है, तो तुम कैसे उसको अलग अमाउंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सॉलिसिटर ने क्या किया है, निग्लेक्ट किया, सॉलिसिटर यानी वकील साहब। ठीक है, उसने क्या किया है, यहाँ पे निग्लेक्ट किया है। तो अगर कोई प्रोस्पेक्टस में गलती होती है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, अगर कोई एजेंट से गलती होती है, ठीक है, और उसने वारंटी दी हुई थी हमको, और अगर कोर्ट के डिस्क्रिशन में किसी एक पर्सन को स्टॉप किया जाता है, तो उस पर्सन के स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत होती है, और लास्ट किसी के नेग्लिजेंट करने से मतलब इग्नोर करने से अगर कुछ दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पे इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन में भी क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस कैन बी एनीथिंग, इधर इलाज कराओ, पैसे लो, कॉम्पनसेशन लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे लिखो डॉक्टर, यहाँ पे लिखो थेफ्ट, यहाँ पे लिखो स्क्रीन गार्ड, और फर्स्ट वाला तो आपका कंपनी में है ही।
हाँ, फर्स्ट वाला कंपनी के प्रोस्पेक्टस क्यों लेते हैं हम? शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्टर को अगर आप रॉन्ग डिटेल देते हो, इन्वेस्टर को अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो इनोसेंटली, विच कैन बी एनीथिंग, जैसे तुम्हारे साल भर का टर्नओवर 1 करोड़ है, एक जीरो हटा दो, कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो तुमने इन्वेस्टर को क्या बताया, मेरा टर्नओवर कितना है? 10 लाख, और कितना है जबकि 1 करोड़। तो इन्वेस्टर को तुमने क्या किया? इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंट किया थ्रू प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब आता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब जानबूझ के, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। क्या बोलेंगे? नोइंगली या फ्रॉड करना, ठीक है, इंटेंशनली। फ्रॉड इज एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड नोइंगली और विदाउट बिलीव इट्स ट्रू एंड रिलैक्सली केयरलेसली वेदर इट टू बी ट्रू एंड फॉल्स टू इंटेंड टू डिसीव। कपड़े बेचने वाले और जूते बेचने वाले जो दुकान के लड़के होते हैं, वो जो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे डायलॉग सुने हैं, अगर आप फुटवेयर लेने चले जाओ तो बोलेंगे आपके पैर मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से मुस्कुरा रहे हैं? अरे बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपके पैर ही मुस्कुरा रहे हैं। तब इतना गजब का विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है उनके साइड से। अगर कोई चीज ऐसी बेचनी हो, सोल ऐसा बिल्कुल मोड़ते जाएंगे कि बहुत अच्छा सोल है, ले जाओ, मारते जाएंगे अपने हाथ में कि देखो कितना बढ़िया सोल है। अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं फुल। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या असर्शन यानी फैक्ट अगर देता है, उसमें क्या था? नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। जूता लेने गई हूँ, बोलता जा रहा है एडिडास का है जबकि एबीबास का है, ठीक है, बोलता जा रहा है अरे मैम ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, ऑफ अ फैक्ट नॉट अ मर ओपिनियन। ये क्लियर फैक्ट वो कह रहा है कि नहीं एडिडास का ही है। Next, a representation must have actually induced other party to enter into contract, so deceived him. फोर्स किया, वही तो मैं बोल रही हूँ, पैर मुस्कुराना बोल दिया तो मतलब लड़कियां खुश हो जाती हैं कि ठीक है ले लेते हैं, सोल अच्छा है, सब अच्छा है। मतलब मैं भी बनी हूँ, बहुत अच्छे से बना लेते हैं वो लोग कि नहीं बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो उनका काम है, लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं विलफुल। नेक्स्ट क्या है? द पार्टी डिसीव मस्ट देयर बाय इंडेनिफाइड और देयर इज नो फ्रॉड विदाउट डैमेजेस। जिसके साथ हुआ है वो उसको इंडेनिटी, इंडेनिफाइड माने उसको मिलना चाहिए, वो लॉस का डैमेज, लॉस की भरपाई सामने वाले से मिलनी चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन ईदर विथ नॉलेज और इट वाज फॉल्स विदाउट बिलीव इन ट्रूथ, रिलेक्टनेस विदाउट केयरिंग वेदर इट वाज ट्रू और फॉल्स। रैंडमली कोई भी चीज आप बोल दोगे कि कार इतना एवरेज देती है और जबकि आपने चेक ही नहीं किया है, तो ये सब क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक्चुअल बताओ जो भी है, फिर सामने वाले को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फेयर एंड लवली बंद किया ना उन्होंने, उनको भी बंद करवाया ना। इसमें ना एक और एग्जाम्पल है, वो परफ्यूम आती है, सेट वेट आती थी, उस पे एक्चुअल में केस हुआ था उसने कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि एक लड़के ने सेट वेट लगाया तो एडवर्टीज में आता था कि लड़कियां उसको बार बार जा जाके हक कर रही हैं। तो ये पॉसिबल थोड़ी है। और ये आप क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो कि इफ यू आर अप्लाइंग अ परफ्यूम तो आपसे लड़कियां हक करेंगी। तो ये एड को स्ट्रिक्टली फिर बैन किया गया कि ये रिप्रेजेंटेशन करना अलाउड नहीं है। रेड बुल का भी बहुत बड़ा केस हुआ, इट गिव्स यू विंग्स। हाँ, कि आप कैसे बोल सकते हो इट गिव यू विंग्स। ये सब क्या है? विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है? इट्स अ फैक्ट नॉट अ ओपिनियन। तीसरा क्या है? विथ मेड विथ एन इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन। फुल इंटेंशनली हमने झूठ बोला है, ठीक है। तो फिर फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे? द रिप्रेजेंटेशन हैव एक्चुअली इंड्यूस द अदर पार्टी, ठीक है, फोर्स किया है, सामने वाले को इंड्यूस किया कि आप खरीद के तो जाओ। फिर फिफ्थ पॉइंट, इंडेनिफाई होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट की नोइंगली पता था फॉल्स है और इंटेंशनली आपने सामने वाले को केयरलेसनेसली रिलेक्टनेसली ध्यान ही नहीं दिया कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है सबको? विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। अब नीचे एक पॉइंट दिया, कॉन्ट्रैक्ट यूबेर में फिडी, क्या लिखा है? कुछ तो लिखा है, यूब्री में ही फेडी, यूब्री में ही फेडी। गुड फेथ, वेरी गुड। The contracts in which law imposes a special duty to act with utmost good faith to disclose all the material information.
चार लोगों को बोल दिया है कि प्लीज जो बात बोल रहे हो वो गुड फेथ में और ट्रू होनी चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि वो क्या है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है। मटेरियल मतलब बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सब कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन सामने वाले को बताना है, मतलब गुड फेथ में एक्ट करना है, हमेशा सामने वाले का अच्छा ही आपको बोलना है और सच बोलना है। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस अभी पढ़ा कि इनोसेंट भी होगा तो डैमेजेस क्लेम करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, एक्चुअल बताओ कितने स्क्वायर फीट का है, कितना एरिया है, आसपास क्या है, सब कुछ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, कुछ भी झूठा मोटा उसमें नहीं लिखा होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंज मतलब फैमिली प्रॉपर्टी है, शादी को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इन सब में सब बात गुड फेथ में ही होती है। क्या है चार पॉइंट्स ये यूब्री में ही फेडी के? प्रोस्पेक्टस, सेल ऑफ और फैमिली अरेंजमेंट्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट मार्क करो। समझ आया सबको फ्रॉड और इनोसेंट क्या डिफरेंस हो सकता है? एक तो इनोसेंट एक नोइंगली एक अननोइंगली हो गया है ना, और वही इंटेंशनली अनइंटेंशनली, और ये दोनों एक ही पॉइंट है। हाँ, ऐसे अलग अलग मत बना के आ जाना एग्जाम। एक ऑनेस्टली बिलीव करके बोल रहा था और एक डिसऑनेस्टली कर रहा था। हाँ, इनोसेंट में हम डिनाई भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर रहे, और एक में एक्चुअली में हमको आपसे डैमेजेस मिलेंगे। फ्रॉड में वही एक्चुअल में डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं। अब देखो, फ्रॉड इंप्लाइज इंटेंट टू डिसीव विच इज लैकिंग इनोसेंट, मतलब एक में इंटेंशन है एक में इंटेंशन नहीं है। इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉडलेंट साइलेंस द डिफेंडेंट हैज अ गुड प्ली। इनोसेंट में नहीं डैमेजेस क्लेम कर सकते और फ्रॉड में कर सकते। इफ द रिप्रेजेंटेशन if the in misrepresented plaintiff can avoid or rescind the contract, fraud may claim damages as well। और last, fraud may lead to prosecution of an offense। cheating का IPC में आप सेक्शन लगा सकते हो फ्रॉड के केस में, ठीक है। चलो, कोअर्जन मतलब बच्चे थ्रेटन, वहां लिखो थ्रेटनिंग करना। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कि किसी को जानबूझ के डराना धमकाना कि पेपर्स में साइन करो, ठीक है। विल है किसी की, करो करो। विल है किसी की, उसमें उसने एक पर्सन के लिए प्रॉपर्टी कोई भी नहीं दी है, लेकिन हमने उसको डराया धमकाया जानबूझ के उसके सर पे बंदूक रखी और अपने लिए एक प्रॉपर्टी लिखवा ली। इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है वो मार्क करो, पिस्तौल वाला ही है। प्रॉमिसरी नोट साइन करवाया, सर पे पिस्तौल लिख के रख के, पिस्तौल ही बोलते हैं ना, पिस्तल, कट्टा। चलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी डोमिनेंस लिखो। अनड्यू इन्फ्लुएंस के आगे लिखो डोमिनेंस, मैनिपुलेशन। where the relations subsisting between the parties are such that one party is in position to dominate the will of others and uses that position to obtain a unfair advantage। जैसे पेरेंट्स कंप्लीट डोमिनेंट पोजीशन पे हैं हम उनके, कभी भी कितने भी बड़े हो जाए टीचर, ठीक है, कितने भी हम बड़े हो जाएं वो डोमिनेंट पोजीशन हमेशा उनकी रहेगी ही रहेगी। अब इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देखो, एक डोमिनेंट पोजीशन और दूसरा यूज टू ऑब्टेन एनी अनफेयर एडवांटेज। तो डोमिनेंट पोजीशन में होना गलत नहीं है, लेकिन उसका अनड्यू एडवांटेज अनफेयर एडवांटेज लेना गलत है। चलो, सेक्शन 16 दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेंट विल ऑफ अनदर। पहला है रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर अदर, स्टैंड इन अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, एग्जांपल माइनर एंड गार्डियन।
ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। इसमें भी हम डीम कर लेते हैं कि जो सॉलिटर बोलेगा या जो क्लाइंट बोलेगा वही वकील को करना पड़ता है, जो गार्जियन बोलता है वही माइनर को करना पड़ता है। तो उन लोग सबका ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, डोमिनेंट पोजीशन आ जाता है। वेयर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस, डॉक्टर और पेशेंट भी यहाँ पे दिया है। यहाँ डॉक्टर का क्या है, डोमिनेंट पोजीशन है। हमारी वैसी तबीयत खराब है, डॉक्टर जो दवाई बोलेगा हमको लेनी ही पड़ेगी, क्यों, हमारे ऊपर क्या रहता है उसका डोमिनेंट पोजीशन। अब डॉक्टर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। आपको ना बहुत है, ऑपरेशन करा लो, तो हम करा लेते हैं ना, इस चक्कर में उसने लाख रुपए कमा लिए, तो ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। Where there is a presumption of undue influence, the presumption can be rebutted by showing that full disclosure of material facts was made, the consideration was adequate, the weaker party was in receipt of independent legal advice. Rebutted मतलब case file हम कर सकते हैं उसके against, जहां पे सारे फैक्ट्स। रिपूटेड मतलब केस में हम अपने आप को बचा सकते हैं, वहां लिखो, केस में हम अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, गलत हो गया ऑपरेशन, अब हम लड़ने चले गए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही कहा था कराने के लिए, तो डॉक्टर बोल सकता है मैंने सब कुछ बताया हुआ था, मैंने जो का पैसा इसका लिया है वो एडिक्वेट है, मैंने जितना ऑपरेशन किया उसी का पैसा, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा इनसे कमाया नहीं, और लास्ट ये ऑलरेडी कहीं से एडवाइस लेके मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ऑपरेशन करना है तो मैंने चेक करके कर दिया। ठीक है, अब एक टॉपिक है बच्चे जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है इतना, ये लिखा है ट्रांजैक्शन विद प्रदान पर्दानिशी वुमेन। पहले के जमाने में क्या होता था, लड़कियां घूंघट रख के रखती थी, तो उसमें बोला जाता था कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जितने लोग हैं गांव के, उनके फैमिली के, उन सबसे कंसेंट लेनी पड़ेगी और फिर वो करेंगे। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। इस टॉपिक को लिखो रीड, कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और अभी के अभी रीड करो, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, पढ़ तो ले, एक आध लाइन नहीं समझ आई तो पूछ सकता है ना। तेरे को तो वैसे ही कोई डाउट नहीं है जीवन में, हमको भी नहीं है तेरे को लेके। क्या सेकंड लाइन पूछ रही है, द एक्सप्रेशन कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब हमको पहले उनसे पूछना पड़ता, कंप्लीट डिपेंडेंसी है सामने वाले पे, इन लोग अपने अपने आप से ना डिसीजन मेकिंग इनको अलाउड नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। हस्बैंड है तो हस्बैंड की कंसेंट से ही आप आगे बढ़ सकते, जब तक हस्बैंड हस्बैंड नहीं अलाउ करेगा तब तक नहीं कर सकते, ऐसा था। वही बता रहे थे, कंप्लीट डिपेंडेंसी। तब था ये, अब नहीं है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना था ना तब का केस है। उसमें देखना एक केस दिया हुआ है 1906 का, तब की बात है ये, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। केस भी मुस्लिम का ही है। पढ़ ले। हाँ, यहाँ पे अनकॉन्शियसनेबल ट्रांजैक्शन, कॉन्शियसनेस नहीं है। ये एक वर्ड है यहाँ पे, कहाँ लिखा है, हाँ, एग्जॉर्बियंट प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाला है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन पे है तो नहीं कर पा रहे। उसका मतलब यही है, अनकॉन्शियसली ट्रांजैक्शन उसको इतने डोमिनेंट पोजीशन में गया कि इवन इफ शी इज अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को यूज कैसे करना है, जैसा उसका हस्बैंड बताएगा वैसे ही करना है। हाँ, अब तो उल्टा हो गया है भाई, तू कितना प्रॉफिट कमा रहा मैं बताऊंगी कहाँ है उसका।
चलो, जहां लिखा है सेक्यूलशन, जिसने पूछा गुड, इसको नहीं भाई मैं उसी का ही जैसा जहां लिखा है सेक्लूजन वहां लिखो नो प्रिवेसी, ऐसा लिख लो। डोमिनेंट पोजीशन है ना कंप्लीट, वहां लिखो नो प्रिवेसी। फर्स्ट लाइन में चौथा पांचवा वर्ड पढ़ा होगा तो मिलेगा नो प्रिवेसी। और सेकंड पैराग्राफ में अनकॉन्शनेबल समझते हैं ना सब, एक्सबॉर ये एक्सॉर्बियंट में लिखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मोर एक्सपेंसिव देन कॉस्ट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मोर एक्सपेंसिव देन कॉस्ट। अब वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent parties to competent to contract for lawful consideration and lawful object। तभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसमें सब कुछ लीगल होगा, फ्री कंसेंट होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा और लीगल ऑब्जेक्ट होगा। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ अगर एक्सेप्ट करता है तो वो चलेगा। इट इज ऑफ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है तो वो क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज फ्रॉडलेंट तो भी वो क्या है, अनलॉफुल है। implies injury to a person or property or another, the court is immoral or opposed to public policy। क्या, वही वही वही, तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज इलीगल ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट, इट इज अ फ्रॉडलेंट ये कॉन्सेप्ट। तो ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होते। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। ये चीज मैंने एक बार बताई है, वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो माइनर के साथ करते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड। और इलीगल क्या होते हैं, अनलॉफुल करते हैं। किसके साथ करते हैं, नहीं वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल मतलब मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पिस्तौल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गन्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बारूद का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो लॉ एक्सेप्ट नहीं करता वो क्या है, इलीगल। क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सेप्ट करता है, पार्टनरशिप में करता है, लेकिन अगर आप उसको लॉस के लिए बोलोगे कि तुम लॉस भी बेयर करो तो ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इलीगल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि जिसमें कुछ इलीगल हो जाए, ये सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, a void contract is one which destitute of legal effects altogether, मतलब कि खत्म करता है इफेक्ट, destitute यानी over। An illegal contract too has no legal effect but between an immediate parties to contract, but has further effect of training tainting the collateral contracts also with illegality। अगर शुरुआत ही illegal से हुई तो सब कुछ क्या होगा, illegal। कई बार हम शुरुआत अच्छी करते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करने गए, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट किया, डील किया, लेकिन उसके बाद ऐसे क्या हुआ, हमने फ्री कंसेंट डाल दी, मतलब ऐसे समझ लो कोई मिस्टेक कर दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। स्टार्ट में सही था लेकिन बीच में हमने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दी, मतलब वन साइड पार्टी से मिस्टेक हो गई या बोथ द साइड पार्टी से मिस्टेक हो गई, सुनने में गड़बड़ हो गई, तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डेस्ट्यूट लीगल इफेक्ट को उसने क्या किया, खत्म कर दिया। लेकिन इलीगल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ क्या होता है, इलीगल ही होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप चीजें छुपाते हो, पैसे की इलीगैलिटी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हो, सब कुछ क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल अग्रीमेंट, क्या होगा, इलीगल अग्रीमेंट एंटायरली वॉइड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि पर्पस क्या है, शाश्वत। फोन इधर दे दे, क्या कर रहा है, फूल से क्यों खेल रहा है, हे भगवान। मुझे लगा फोन, यार तू इससे अच्छा तो फोन यूज कर लेता, अब तो मुझे और हंसी आ रही, तू कर क्या रहा है नीचे बैठ के। नहीं, पन्नास और वो तो सुन रहे थे। बाप रे, मतलब यार कुछ अच्छा कर लेता है यार तू। इलीगल अग्रीमेंट इज इंटायरली वॉइड। फ्लावर बना रहा है बैठ के, यार किसी को देना है क्या।
लेना मत, अच्छा नहीं बनाया उसने। किसी को दे भी ना तो लेना मत, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया है। हाँ, तो और मत लेना, मुंह पे फेंक देना। चलो, नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ पार्टी टू एन इलीगल अग्रीमेंट द मैक्सिमम एक्सटर्पी कॉज फॉर एन इविल कॉज नो एक्शन अराइजेस। ठीक है, अगर इलीगल है तो हम कुछ भी एक्शन नहीं करेंगे, सीधे कोर्ट उसको जेल डालेगा, इसमें कुछ आगे हो भी नहीं सकता। मनी पेड और प्रॉपर्टी, अच्छा क्यों एक्शन नहीं ले सकते? क्योंकि आप अग्री कर रहे हो अग्रीमेंट में, दो पार्टीज हैं, दोनों कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कि तू, तेरे को मैं 50,000 दे रहा हूं, तुझे उसका मर्डर करना है। अगर उसने 50,000 ले लिया और मर्डर नहीं किया, वो एक्शन लेने जाएगा क्या? नहीं, तो एक्शन नहीं हो सकता इसके आगे। मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर इलीगल अग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्या वो 50,000 रिकवर कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके। व्हेन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट लीगल एंड अदर पार्ट इलीगल, द लीगल पार्ट इज सेपरेबल विद द इलीगल वन। तो लीगल वाला कंटिन्यू करो और इलीगल वाला void हो जाएगा। द अग्रीमेंट विच इज collateral to an illegal is also tainted with illegality and is treated as being illegal। अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो दोनों लीगल, सेपरेट हो सकता है तो लीगल प्लस इलीगल। और एक्शन नहीं ले सकते, रिकवर नहीं कर सकते, अंटायरली क्या होता है? वॉइड होता है। ये हो गया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये हमने फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में भी टेंटेड वर्ड है। मैं फिफ्थ पॉइंट देख रही, ये थर्ड पॉइंट में इन केस ऑफ इक्वल गिल्ट वाला। अबे ये सब एक साथ बोल रहे हो। मैक्सिम पूछ रहा है क्या तू मुझसे? ये पूछ रहा है ना पार्टी डेलिट्यो, इसका मतलब यही है, मनी पेड टू द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर इलीगल अग्रीमेंट, उसी को ही दूसरे मैक्सिम में लिखा है। ठीक है, चलो हमने कल ये समझा था अग्रीमेंट्स वॉइड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैंने बोला था पढ़ के आना, एक्सप्लेन करो। तो पढ़ के आना तो समझ आया। ये वाला था बच्चे, अग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेन ट्रेड। हाँ मैंने कराई थी। बताओ, रिस्ट्रेन अग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेन ट्रेड वॉइड है, ट्रेड वाला क्या था? वो तो बच्चे इसमें दिया था, पेरेंटल राइट में। मैरिज वाले में मैंने शादी वाला दिया था, ब्रोकरेज वाले में बीच वाले का दिया था, ट्रेड वाले में क्या दिया था? बिजनेस नहीं करना है कि हल्दीराम वाला दिया था। ठीक है, उसका पूरा सेक्शन 27 पढ़ने बोला था। 2 मिनट लिए आप, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सिर्फ इतना ही बोला था मैंने, सेकंड वाला भी बोला, मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेन ट्रेड वॉइड वैलिड। पास हमको होना है शान 6 साल अब। कल पढ़ने बोला था बच्चे, आज पढ़ रहे हैं सब। क्यों नहीं पढ़ के आए? खोली भी नहीं बुक। कल इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे मजा आएगी, आराम से पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है ना, मैं क्यों बताऊं, मैंने बोला था पढ़ के आओ, करो गूगल। अभी लेकिन पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारे एक्ट्स है ना, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट भी इजी था,
पढ़ा था ना पढ़ने में, अभी समझ आया होगा, जैसे कल पढ़ा होगा, काफी कुछ है उसमें देखने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है बस एक, इतने बड़े एक्ट से। पर इट कैन बी एनीथिंग ना, तो हमको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा कि लॉ क्या बोल रहा है। आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। कल तुम लोगों ने मुझे क्या बोला, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हम पढ़ लेंगे। पढ़ लिया ना, अभी पढ़ा ना, कल बोला था पढ़ के आने को। देखती हूँ मैं कितने मार्क्स आते तेरे टेस्ट में आज। टेस्ट का पढ़ रहे थे ना कल सब, ये बोल रहे हैं, देखती हूँ मैं कितने मार्क्स आते हैं। हाफ ऑफ द क्लास, जितने भी हैं। नहीं, अभी नहीं है। नीचे देखो टॉपिक है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। मतलब अगर मैंने आपको बिजनेस करने से रोका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। अगर मैंने आपको बोला इस पर्सन के साथ आपको बिजनेस नहीं करना है, ये क्या है, वॉइड है। अगर मैंने बोला कि तुम मेरे से, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे मैं शूज मैन्युफैक्चर करती हूँ, मैंने शूज आपको दिए हैं, ठीक है, कि ये जाके बेचो, लेकिन 1,000 रुपए से नीचे, 1,000 रुपए से ज्यादा का मत बेचना। क्यों, मैं ऐसा किसी को बोल सकती हूँ क्या? वो उसकी चॉइस, उसको जितने में बेचना, ठीक है। अब एमआरपी तो होती नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसको जितने में बेचना हो, मैंने बस उतने में बेचा, मेरे वो होता है ना, मैं उसको रोक नहीं सकती कि तुम बाहर भी बिजनेस 1,000 रुपए का ही करो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी किसी को बिजनेस करने से रोकना वैलिड होता है। कब? जब आप गुडविल बेचते हो, ठीक है, जब अपनी गुडविल बेचते हो। तो जैसे कि आपने मार्केट में गुडविल, गुडविल सब समझते हैं ना, जैसे मार्केट में आपने गुडविल कमाई, अब आपने क्या किया, गुडविल बेची, मतलब सारे बिजनेस क्लाइंट्स कहाँ जाएंगे, अब सामने वाले के पास। आपने गुडविल बेच दी ना, तो नाउ अब जिसने गुडविल खरीदी है वो उस पर्सन को बोल सकता है कि तुम अब ये बिजनेस मत करना, क्योंकि गुडविल क्या कर दी, बेच दी। समझ आया? क्योंकि अगर वो करने बैठ गया, नेक्स्ट ईयर करने बैठ गया बिजनेस, तो वापस क्लाइंट यहीं जाएंगे, तो जिसने गुडविल खरीदी है उसका तो नुकसान ही है ना। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट अलाउड है। जैसे कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर वो पर्सन बिजनेस, एक शॉप है, ठीक है, इसने क्या किया, आप ले लो शॉप, ठीक है, आप ले लो शॉप। अब ये गुडविल बिक गई। अब जो क्लाइंट्स यहाँ आते थे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये दुकान बंद हो गई, 1 साल तक इसने बढ़िया काम किया। नेक्स्ट ईयर ये पर्सन ने दुकान खोली, सेम अगेन, सारे क्लाइंट्स वापस यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है रिस्ट्रेन का, भैया 3 साल तक आप या हमेशा इस एरिया में आप अब दुकान नहीं खोलोगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, गुडविल बेच दी। ये गुडविल इसने सपोज 10 लाख की बेची है, तो इसके 10 लाख तो वेस्ट हो गए ना, अभी 1 साल में उसने कमाए भी नहीं है उतने 10 लाख, और इतने में क्या किया उसने, दूसरी शॉप वहीं पे खोली। तो यहाँ पे आप रिस्ट्रेन कर सकते हो। यूजुअली रिस्ट्रेंट इन ट्रेड इज void, लेकिन देयर आर सर्कमस्टेंसेस जहां पे रिस्ट्रेन इन ट्रेड इज वैलिड। तो अगर सेल ऑफ गुडविल होती है तो रिस्ट्रेन इन ट्रेड इज वैलिड। फिर एक पॉइंट है पार्टनर्स अग्रीमेंट। 5 पार्टनर्स हैं। हाँ, व्हाट बिजनेस? हाँ जी। नहीं, दिस इज नॉट गुडविल ना, दिस इज लाइसेंस। हाँ, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस है। पर वो अनलेस वो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको ये करना है, अब यार वकालत, तुम वकालत नहीं कर सकते, यू नीड अ बार काउंसिल लाइसेंस, ठीक है। तो अगर मुझे कोर्ट में अपियर होना है तो मुझे बार काउंसिल का लाइसेंस लेना पड़ा, तो वो इसमें वो मुझे रोक थोड़ी रहा है बिजनेस करने के लिए, उसने एक प्रोसीजर बनाया हुआ, एक प्रोसेस बनाया हुआ, दैट यू नीड अ लाइसेंस टू डू सच बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। 5 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ने बोला अब यार बहुत साल, मैंने 10 साल दे दिए तुम्हारे साथ, अब मुझे पार्टनरशिप छोड़नी है, ठीक है। 10 years तक उसने उस पर क्या किया, बिजनेस किया। अब एक पार्टनर ने क्या बोला, मुझे मतलब पार्टनरशिप से रिमूव होना है। तो इसके साथ वो अग्रीमेंट कर सकते हैं, 10 साल से तुम ये कर रहे हो, बाहर जाके सेम बिजनेस स्टार्ट मत कर लेना। और आप लोगों ने देखा है कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब अग्रीमेंट्स, पता नहीं आपने रीड तो नहीं किए होंगे पर सुना जरूर होगा कि ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप छोड़ते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि बाहर जाके सेम बिजनेस करना अलाउड नहीं है, एटलीस्ट फॉर 3 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्ट्रेंट इन ट्रेड बट इट इज वैलिड। तो पार्टनर अगर एक छोड़ता है पार्टनरशिप तो उसको हम रोक सकते हैं कि सेम बिजनेस खोलने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे?
partnership that a partner may act in the partnership on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to the firm within specified limits. 3-4 years हम लगा सकते हैं, जिंदगी भर नहीं लगाते, 3-4 years तक आप बिजनेस मत करना, ये वाला सेम। सबको समझ आया? फिर पॉइंट है ट्रेड कॉम्बिनेशन और नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस अग्रीमेंट। ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब एन अग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू रेगुलेट द बिजनेस नॉट टू रिस्ट्रेन इज अ वैलिड। जैसे कि अभी हिमांशी ने पूछा कि लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर बिजनेस करना पड़ता है, तो अगर हमने हल्दीराम से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमारे ही प्रोडक्ट्स रखोगे अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी खोलते हो, ये क्या है? एक ट्रेड कॉम्बिनेशन है। इसमें हमने एक नेगेटिव क्लॉज डाला है कि आप कोई और प्रोडक्ट नहीं रख सकते, लेस का, हल्दीराम के अलावा बालाजी का, इन सब के प्रोडक्ट्स आप नहीं रख सकते। तो ये एक ट्रेड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने फ्रेंचाइज खोला है तो हम उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी अलाउड है। और नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच अ पर्सन बाइंड्स himself during the term not to take service with anyone else is not a restraint of lawful profession and is valid। मतलब कि अगर यही सेम बिजनेस है, अगर यही सर्विस बिजनेस हो और फ्रेंचाइज खोला है, लैक्मे है, लैक्मे ने मेंबरशिप निकाला है, मेंबरशिप निकालने के बाद उसने बोला 1 ईयर तक आपको हमारे यहाँ ही सर्विस लेनी है और उसने रिस्ट्रेन कर दिया, कहीं और से सर्विस लेना अलाउड नहीं है, तो ये लॉफुल प्रोफेशन है, ये आप कर सकते हो, आप अलाउ कर सकते हो, ये टैगलाइन ऐड करना चलेगा। अब कब रिस्ट्रेन इन ट्रेड वैलिड होता है? पहला क्या है? सेल ऑफ गुडविल, ये सबको समझ आया। दूसरा क्या है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट, मतलब एक पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर, तो वो बाहर जाके कुछ विद इन स्पेसिफाइड लिमिट तक और ये टाइप का बिजनेस वो नहीं कर सकता। और ट्रेड कॉम्बिनेशन, अगर आप कोई नेगेटिव स्टिपुलेशन या कोई कंडीशन लगाते हो जब साथ में काम करते हो तो वो भी अलाउड है। नेगेटिव स्टिपुलेशन ना सर्विस अग्रीमेंट मतलब एक बिजनेस में भी अलाउड है और एक सर्विस में भी अलाउड है कि ये वाली क्लाइंट और कहीं आप सर्विस जाके मत लेना, ये भी बोलना चलेगा, ठीक है? वेजरिंग अग्रीमेंट यानी बेटिंग, सट्टा लगाना, ठीक है? क्या ये वैलिड है? क्या लॉफुल है? क्या गोवा में कैसे खुले हुए हैं इतने सारे कसिनोस? लीगल हैं? लाइसेंस लेके है? गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है? तो गवर्नमेंट का एक एक्ट भी है, मैंने पहले ही बताया था, गैम्बलिंग एक्ट, ठीक है? उसमें वो उसने बनाया ही इंजॉयमेंट, उसका पर्पस पढ़ोगे ना तो उसका पर्पस ही यही है, इंजॉयमेंट के लिए है ये, ठीक है? तो जो भी 5 स्टार होटल्स हैं उनको ही उसमें लिमिटेशन है कि कोई छोटे मोटे होटल्स ये नहीं कर सकता। जो भी 5 स्टार होटल्स है दे कैन कम अप टू दिस गेम गैम्बलिंग, और जो भी वहां पे होता है कसिनोज ओपन कर सकते हैं, उनको अलाउड है विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? उसमें कोई भी नुकसान होगा तो कोई भी ओनर के पास नहीं आएगा सूट फाइल करने, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है? वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजर इज अ बेट, वेजरिंग अग्रीमेंट आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बेटिंग अग्रीमेंट्स। कल इन दोनों की शर्त लगी थी, मैम आएंगी कि पिंकी मैम आएंगी, ये दीदी आएंगी कि वो दीदी आएंगी, और शर्त एक जन हार गया। क्या ये सही है? कैसे लिखा? बेटिंग तो तुम कह रहे हो इलीगल है, तो एक्ट के अंदर तुमको परमिशन है, 5 स्टार होटल है हम। जनरल वाली बेटिंग वैसे भी रजिस्टर्ड कहीं नहीं होती है, तो वो तो प्रॉपर परमिशन बोलेंगे उसको, रजिस्टर्ड नहीं बोलेंगे, परमिशन लेके कर रहे हैं। बेटिंग इज लीगल और इलीगल? बेटिंग इज लीगल, मुंबई में लीगल है, हाँ? इलीगल विद एक्सेप्शंस, ठीक है? wagering agreements are nothing but ordinary betting agreements, illegal है with exceptions. For example, A and B enter into agreement, if England cricket teams win the test match, A will pay 100 rupees and B will loss will pay 100 to A। अपन मैचेस में बहुत सट्टे लगते हैं, तो वो क्या लीगल होते हैं? इलीगल होते हैं ना, तो सट्टा इलीगल है लेकिन विथ एक्सेप्शंस, ठीक है? अब दिस इज अ वेजरिंग अगर नथिंग कैन बी रिकवर्ड बाय विनिंग पार्टी अंडर द अग्रीमेंट। अगर 100 रुपए नहीं दिए, क्रिकेट मैच जीत गया और शर्त लगाई थी जीतेगा तो 100 रुपए तू मेरे को देना, नहीं दिए तो सूट फाइल कर सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इलीगल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये मैगी नहीं खिलाती तो क्या ये सूट फाइल कर सकते क्या? नहीं, चाह के भी नहीं कर सकते। रिकवरी कुछ नहीं होगी। द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज वन पार्टी इज टू विन, द अदर पार्टी इज टू लूज फॉर अ फ्यूचर इवेंट। इसको हम क्या कहते हैं? बेटिंग। एक पर्सन जीतता है, एक पर्सन हारता है।
Which of the time of the contract is uncertain nature, that is to say the event turns one may lose and one may win. इसका मतलब है कि क्रिकेट में वो लोग जीतेंगे कि नहीं, ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है। क्या ये फिक्स होता है क्या, नहीं, फिक्सिंग कराते हैं क्या। वेजरिंग अग्रीमेंट आर वॉइड। कहाँ, लेकिन ओपनली, ओपनली कहाँ होता है। तो यू कैन बाय एंड परचेज ऐसा, तो उसने फिर परमिशन लेके गैम्बलिंग वाले एक्ट के अंदर बनाया है ना। पर डू यू गेट एनीथिंग। पर इसमें सिर्फ प्रिडिक्शंस है ना, सही तो बोल रहा है वो, दिस इज नॉट। अगर ये नहीं है कि आप उसको कुछ मिलेगा, उससे उसको कुछ मिलेगा क्या अगर आपका प्रिडिक्शन गलत हो गया था। अगर उस एक्चुअली उसने गैम्बलिंग एक्ट को या वेजरिंग को ही ट्विस्ट करके लूप होल ढूंढ के बनाया है ना, मतलब डायरेक्ट बेटिंग नहीं है वो, पर वो काइंड ऑफ बेटिंग है कि आप लगाओ, गेस करो, जीते तो ठीक है, नहीं तो हार गए। और रखते हैं हम फिर 2000 तू कमा, नहीं तो जीरो। यहाँ पे एक ही पर्सन लगाया, उसने कुछ नहीं लगाया ना। आप तो, आपको आपके पैसे का डबल होके मिलता है, ऐसा होता है क्या। ड्रीम इलेवन में इफ यू बाय मतलब एक क्वेश्चन सपोज की, तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट ना, उसने थोड़ी पैसा लगाया है इसमें, एंड यू विल गेट 120। तो नहीं, दिस इज नथिंग, दिस इज एन इंटरेस्ट। उसने, वही तो मैं कह रही हूँ, उसने बेटिंग को घुमा के बनाया है ना, काइंड ऑफ बेटिंग कि ठीक है यू गेस एंड विन, उसने ये बनाया है। वही उसने बोला कि आपकी गैसिंग स्किल, यू गेस एंड विन है कि फॉर एवरी क्वेश्चन यू अप्लाई, क्या ऐसा हर क्वेश्चन के लिए आप पैसा लगाते हो कि एंटायर मैच के लिए आप लगा सकते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग ऐप ना, लेकिन कि आप देखो क्रिकेट कितना देखना है और फिर जीतो। तो अगर आपको वो देगा नहीं तो आप पैसा लगाओगे क्यों, ये भी तो एक पॉइंट है ना। मतलब अगर वो इंटरेस्ट नहीं देगा आपको तो आप लगाओगे क्यों। वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड। हेलो। Wagering agreements are void in India except Mumbai. Wagering agreements are void. In Mumbai, wagering agreements have been declared illegal. समझी। मुंबई में क्या डिक्लेयर कर दिया है, इलीगल है, बाकी जगह क्या है, वॉइड है। ठीक है, therefore in Mumbai wagering agreements being illegal is void only when between the immediate party but taints and render voids all the corrected agreements to it. बेटिंग के साथ जुड़े हुए जितने अग्रीमेंट्स आप करोगे मुंबई में सब क्या हो जाएंगे, इलीगल। सब सब सट्टे लगाने लग गए क्या, वापस आ जाओ। मुंबई में वेजरिंग, मुंबई में बेटिंग क्या है, इलीगल है, लेकिन उस मुंबई के अलावा बाकी जगह क्या है, वॉइड है। मुंबई में अगर एक वेज बेटिंग अग्रीमेंट किया, उससे जुड़े हुए जितने अग्रीमेंट्स हैं आपके सब क्या हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे। सारे जितने कोलैटरल अग्रीमेंट्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे, मतलब एक बार बेटिंग किया उसके बाद आपने उसी के साथ बेटिंग से ही जुड़ते हुए एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर शर्त जीते तो हम घर खरीदेंगे, तो अभी घर खरीदने का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बच्चे। तो और घर नहीं दिया आपको तो आपने कोर्ट में केस फाइल किया, अब कोर्ट में जब आपने बोला कि पहले ना शर्त लगी थी फिर घर खरीदने की बात थी, तो कोर्ट बोलेगा जाओ, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल घर खरीदने का अग्रीमेंट करोगे तो हमको चलेगा, बेटिंग से जुड़ के घर खरीदने का अग्रीमेंट, तो सारे अग्रीमेंट्स क्या है, इलीगल है मुंबई में, बाकी जगह क्या है, वॉइड है। एग्जाम्पल पढ़ो अदिति, एक बार जोर से पढ़ना ये एग्जाम्पल। ओ हेलो। एक सेकेंड एक्सप्लेन करना, आई सॉ यू डूइंग समथिंग वेरी चीप। एक्सप्लेन करना क्या पढ़ा उसने। क्योंकि तुम कुछ और कर रहे थे तो कैसे सुनाई देगा, और वो भी फंसेगा वो जो मुस्कुरा रहा है। ये घर में भी चलता है क्या, मतलब एवरीबडी घर पे भी करते हैं क्या हम ऐसे। कैमरास लगे हैं तो डोंट वरी, घर में भी करते थे क्या, और वहीं लगा है जहां तुम ये कर रहे थे।
कितनी हंसी आ रही है शाश्वत, उठ और निकल क्लास से, दोनों उठो और निकलो, और रॉकी भैया के सामने बैठो, मैं क्लास के बाद बात करूंगी, चलो। बनस निकलने देना उसको प्लीज, उठो और जाओ, भैया के सामने बात करेंगे, और मैं भैया को बताऊंगी क्या कर रहे थे, निकलो 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 निकलो, जल्दी निकलो, बहुत क्लास डिस्टर्ब करते हो, उठो और निकलो, उठो और निकलो, उठो और निकलो, टाइम वेस्ट मत करो, उठो और निकलो जल्दी, मैं फोन करूं क्या भैया को, तो उठो और निकलो। यहाँ पे कह रहा है ए ने बी से शर्त लगाई, ठीक है, अप्लाइज टू सी फॉर लोन, ठीक है, शर्त लगाई थी ए बेट विद बी एंड लॉसेस अप्लाइज टू सी फॉर अ लोन, लॉस किसको होगा, सी को होगा, हु पेज बी इन सेटलमेंट ऑफ ए लॉसेस। अब नॉर्मल शर्त है भाई, मैं जीता तो तू उसको लोन दे देना, तू जीता तो, नहीं तो मैं तुझे उस लॉस का भरपाई कर। ये क्लियरली क्या है बच्चे, एक वॉइड अग्रीमेंट है, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट, अगर यही चीज मुंबई में बैठ के करो तो दिस इज इलीगल, और बाहर मुंबई के बाहर कर रहे हो तो वॉइड। तो महाराष्ट्र मत समझना, एक सिटी के लिए कर रहे हैं, मुंबई के लिए, ठीक है। समटाइम, बस बस एक एग्जाम्पल समझाना था, समटाइम्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, द सैम्पल टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अ वेजर और genuine commercial transaction where delivery of goods sold is intended to be given and taken, it's a valid contract। बिजनेस में बहुत होता है, ठीक है, सैंपल देखा फिर आपने डील की, तो ये काइंड ऑफ वेजरिंग है, पर ये वेजरिंग नहीं है, हम बेटिंग नहीं करते, नोबडी लूजेस इज विन, और हम किसी को लॉस की भरपाई करने का प्रॉमिस नहीं करते, वो नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, सैंपल आया और फिर आपने टेस्ट किया और फिर आपने सोचा कि इतना माल मंगाता हूँ, इतना बिक जाएगा, नहीं बिका तो लॉस बेयर करना पड़ेगा और माल वापस भी भेजना पड़ता है, ऐसा होता है कई बार। अच्छा, जितने आप किराने की शॉप्स में देखते हो, वहां पे आप देखते हो एक पूरा रैक है फुल ऑफ चिप्स, वो सब बिकते हैं क्या, कभी कभी नहीं बिकते, तो जो कंपनी है वो वापस इसको मंगाती है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स, ये सिचुएशन है कि आपको वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी लॉस बेयर कर रही है, हाँ कर रही है, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट्स मुंबई में क्योंकि सबसे ज्यादा होने लग गया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हमें इलीगल कर देना है, वहां बहुत ज्यादा होता है। नहीं, वहां पे अलाउड ही नहीं है, इसलिए गोवा में बस अलाउड है, और कहीं हमने देखे भी नहीं है इंडिया में, और कहीं कसिनो सुने हैं क्या तुमने, मतलब मैंने तो नहीं सुने हैं। हाँ, नहीं पकड़े गए तो दिक्कत है ना, कर ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में नहीं होता है, जब तक पकड़े नहीं गए तब तक सब चिल है, जहां पकड़े गए वहीं तो दिक्कत होती है ना, वहीं पे आता है कि दिस इज इलीगल, दिस इज वॉइड, दिस इज ये काम, सारे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स जो मैं आपको देती हूँ। हाँ, भेजूं, चलते हैं, मैं खुद नहीं गई हूँ, इट्स अ नाइस प्लेस टू गो, वेरी नाइस प्लेस टू गो, ऑब्वियसली, वेरी, आप मतलब अदर साइड ऑफ सोच रहे होगे, बट मतलब लोग ऐसे थाईलैंड के लिए भी बोलते हैं, बट इट्स ब्यूटिफुल, बहुत कुछ है, आइलैंड्स हैं इतने, यस आई हैव बीन टू थाईलैंड, आइलैंड्स हैं वहां पे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, पर अदर साइड सोचो तो बहुत अच्छी जगह भी, गोवा को भी सब एक ही जगह से देखते हैं, बट इट इज अ ब्यूटी, मतलब बहुत सारे बीचेस है जो लोगों ने एक्सप्लोर भी नहीं किए, पर वो भी एक अच्छी जगह है। चलो, वॉइड अग्रीमेंट्स, अब बस बेसिक बेसिक बचा है, ठीक है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर वॉइड, माइनर के साथ किया तो वॉइड, फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ फ्रॉम बोथ द पार्टीज तो वॉइड, फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वॉइड, सिंगल कंसिडरेशन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट, और फिर सेवरल कंसिडरेशन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक आध ऑब्जेक्ट क्या है, वॉइड है, तो इंटायर अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन क्या, एक्सेप्ट वो थ्री एक्सेप्शन, नेचर ऑफ लव एंड अफेक्शन के अलावा, अगर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। रिस्ट्रेन इन मैरिज किया, वॉइड। रिस्ट्रेन इन ट्रेड किया, वॉइड। रिस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग, किसी को बोल सकते कि सूट फाइल नहीं कर सकते आप, वॉइड। उसके बाद फिर मीनिंग ऑफ द अग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन, वेजर अग्रीमेंट्स वॉइड,
agreement to enter into an agreement in future, void agreement, और an act is impossible, तो क्या हो गया? void. पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चे? माइनर. दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट. थर्ड अनलॉफुल. फिर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. उसके बाद विदाउट कंसिडरेशन, रिस्ट्रेंट मैरिज, ट्रेड, इलीगल प्रोसीड मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स और अग्रीमेंट्स ऑफ टर्म्स की सर्टेन नहीं है. वे ऑफ वेजर और अग्रीमेंट्स इन फ्यूचर करेंगे, अभी के लिए वो क्या है? वॉइड ही है. और इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स कर लिया, ऐसा कोई अग्रीमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो भी क्या है? वॉइड है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसका फोटो खींचो एक बार. यहाँ पे बोला है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड. खत्म करना है यार. बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है. लास्ट के 2-3 टॉपिक तो अपन ने पढ़े हुए हैं. चलो पानी वानी पियो सब, आंखें थोड़ी सी ठीक ठीक कर लो. नहीं कल तो पॉसिबल ही नहीं. संडे में अकेले आऊंगे. मंडे नया चैप्टर पढ़ना है हमको. नहीं भाई, आधे से ज्यादा तो कर चुकी है. क्या हो गया? नोट्स दिए थे मैंने इंडेनिटी के. बस. जितना होगा जितना होगा. चलो हो जाएगा ना. इसके पहले भी 2 टॉपिक देखो. इंजंक्शन आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ा चुकी हूँ. लैप्स ऑफ टाइम कहाँ पढ़ाया है मैंने भाई? आई बड़ी कब पढ़ाया? व्हाट इज लैप्स ऑफ टाइम? लैप्स ऑफ टाइम कहाँ पढ़ा है हमने? लैप्स ऑफ कहाँ पढ़ा है हमने? हाँ तो ऑफर थोड़ी है उसमें, टाइम लिखा है. सब ठीक है. आज रखा है बस मैंने. 2 days रखूंगी. प्रोफेशनल में एक बच्ची है जिसने मौन व्रत रखा है. वो रख चुकी है पहले भी, बट इट्स वेरी टफ यार. मतलब ये करना तो बहुत. नेक्स्ट टॉपिक है रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन मतलब बच्चे, अभी हमने एग्जाम्पल समझा था गिफ्ट शीट का. ठीक है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. एग्जाम्पल समझो कि एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना है. बिल्डर से एक बिल्डिंग बनाने का क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अभी कॉन्ट्रैक्ट ना साइन नहीं हुआ है, पर एक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई. तो बिल्डर ने क्या किया? ट्रस्ट किया आप पे कि चलो ठीक है इन लोगों का ही है तो मैं काम चालू कराता हूँ. तो उसने क्या किया? बेसमेंट बनाना चालू किया. और आपने डिसाइड, इतने में आप कहीं और से भी पता वता कर रहे होगे, आपको एक और बिल्डर मिल गया जो शायद इससे कम रेट में काम. क्या सिखा रहा है? फोल्ड करना. बिल्डर नेक्स्ट जो बिल्डर के पास गया ना, उसने बोला मैं सेम काम आपको कम प्राइस में कर दूंगा. आप क्या चूज करोगे? अभी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, क्या करता हूं मैं, इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं. लेकिन इस पर्सन ने जो बेसमेंट तैयार कर लिया है उसका क्या? आप क्या करोगे? छोड़ दोगे कि बन तो गया अब तू भाड़ में जा? कुछ ना कुछ इसका पेमेंट कर दोगे. ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है. अब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप क्या करोगे अब? तो जितना उसने काम किया उतना उसको रिकवरी दे दो. अगर कोई चीज पास ऑन हुई है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो वो चीज आपको वापस सामने वाले को करनी पड़ेगी. इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशन. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम क्या हो गया? वॉइड हो गया. मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर था, सब कुछ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? वॉइड हो गया. इट इज नॉट टू बी परफॉर्म बाय ईदर पार्टी. अब ना बिल्डर आगे की बिल्डिंग बनाएगा और ना ओनर, मतलब आप लोग भी आगे उससे डील करोगे. बट इफ एनी पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर पार्टी ही मस्ट रीस्टोर. रेस्टिट्यूशन के आगे लिखो रीस्टोर द बेनिफिट. जा सकता है लेकिन उसको करना ही नहीं है ना. बिल्डर भी मान गया, कोई बात नहीं, आप करा लो उससे. दोनों मान गए. अगर नहीं मानेगा तो, और नहीं देगा कॉम्पनसेशन तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकता है.
ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्टेन रिलेशंस टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये सुना है क्या आपने? सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट जैसा, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई कंसेंट नहीं है, कोई कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं था, हमारे मेन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन गया। अब क्या हुआ, लॉन्ड्री बैग्स, लॉन्ड्री वाले के पास हम क्या देते हैं, कपड़े धुलवाने, प्रेस करने, ये सब देते हैं, ठीक है। गलती से आपके पास फैंसी फैंसी ड्रेसेस, सूट कोट्स आ गए, आपने क्या किया, रख लिया, ठीक है। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था उनको लेके, लेकिन आपने क्या किया, बढ़िया सुंदर सुंदर है, धुल धुल के आए हैं, बढ़िया प्रेस होके आए हैं, मैं रख लेता हूँ, मेरे को साइज भी आ रहा है। तो ये आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, जानबूझ के कर रहे हो। फ्रॉड नहीं, मिस्टेक है कि जानबूझ के कर रहे हो, हाँ कर रहे हो। तो ये अगर आपके अगेंस्ट वो सूट फाइल करने जाता है और आप क्या बोलोगे, हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, इसने हमको लॉन्ड्री के कपड़े भेजे, उसमें निकले तो हमने रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन ये सिमिलर टू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको कॉम्पनसेशन या वो कपड़े वो सब वापस देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप नहीं बोल सकते कि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट कैसे मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करने आ गया है। क्लियर है सबको? वहां लिखो लॉन्ड्री क्लोथ्स बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक हो गया हो या विथ इंटेंशंस रख लियो, एनीथिंग। आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है ना, वो बाय मिस्टेक पहुंच गया है, आपने इंटेंशनली रखा है, ठीक है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन, वो लिखा है कि एलिमेंट्स क्या क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नीचे देखो लिखा है, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन, वर्ड याद रखो, इक्विटेबल प्रिंसिपल। रेस्ट ऑन क्या, इक्विटेबल प्रिंसिपल। अब मैं आपको इधर ही पे ही जो अभी लॉ समझा रही थी, आप क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract is similar to contract, quasi contract which does not have all the essentials of valid contract but it is like a contract, ये आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, which is a correct answer, परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। लेकिन एक चेकर को चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन व्हाट, इक्विटेबल प्रिंसिपल। बस ये लिख दिया, उसके बाद जो लाइन बोली ना मैंने वैसा लिखा भी तो चलेगा, क्योंकि वो आपका एक्सप्लेनेशन है। बट फर्स्ट यू हैव टू राइट सिमिलर थिंग्स एज पर मॉड्यूल, ठीक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। इस लाइन को अगर तुमने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया तो चलेगा कि किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए, ये टर्म लिखी तो चलेगा। अनजस्ट मार्क करो। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, ठीक है, कि ये जस्टिफाइड नहीं है, सूट फाइल हो सकता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एंटरटेन हो सकता है। फिर आपको लिखना है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और टू एनीवन हुम इलीगली बाउंड टू सपोर्ट, जैसे कि माइनर, ये अपन ने पढ़ा है माइनर में पॉइंट। और इम्प्लाइड मतलब सेम वर्ड है, इम्प्लाइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा। सूट फॉर मनी हैड और रिसीव्ड, एक्स्ट्रा मनी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, ठीक है। क्वांटम मेरिट, वहां लिखो एज मच एज अर्नड, क्वांटम मेरिट के आगे लिखो एज मच एज अर्नड। फिर ये याद है फाइंडर ऑफ गुड सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा था, तो ऑब्लिगेशन क्या होता है फाइंडर ऑफ गुड का, गुड्स वापस पहुंचा देना, रीजनेबल प्रैक्टिस करना, सेफ रखना, वहां तक पहुंचाना, मतलब ऐसी रीजनेबल चीजें करना कि वहां तक गुड्स पहुंच जाए। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, हमने कोई आपके फ्री में वॉलेंट्री में सेवा आपकी नहीं की थी, हमने आपको कोई आपका कोई काम किया था, इसके बदले में हमको आपसे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए, आप उसको बैठ के एंजॉय कर रहे हो, हम कोर्ट में सूट फाइल करेंगे कि ये क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, पहला क्या है, नेसेसरीज, अभी नीचे डिटेल में दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट याद करा रही हूँ। पहला क्या है, नेसेसरीज, दूसरा क्या है, जहां पहला पॉइंट है वहां ब्रैकेट में लिख लो माइनर, फिर सी पॉइंट, हाँ ए में माइनर, सी पॉइंट क्या है, क्वांटम है एज मच एज अर्नड, और फिर ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड और ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग विच एक्ट,
नॉन ग्रेचुटोरियस एक्ट। नेसेसरीज यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर या फिर अनसाउंड माइंड आर वॉइड। लेकिन अगर आपने, मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो केपेबल नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई नहीं है, इज द ओनली पर्सन, 18 साल का, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। तो अगर उस तक हमने कोई नेसेसरी चीज पहुंचाई है और वो बोलेगा मैं माइनर हूं, मैं बच जाऊंगा, नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है जज साहब, इसमें इसको मुझे अमाउंट देना ही पड़ेगा। सूट फॉर मनी और हैड, मनी हैड एंड रिसीव्ड। अगर आपके पास अंडर अ मिस्टेक या इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो फेल हो गया पर फिर भी आपको कोई ना कोई कंसिडरेशन मिला है, या कोअर्जन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है, यानी जबरदस्ती हुई है किसी भी तरीके की, तो आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। कौन सा? क्वांटम मेरिट का। कौन सा? क्वांटम मेरिट, क्योंकि पैसे गलती से आए हैं, पैसे कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया फिर भी कंसिडरेशन डिलीवर हो गया, या पैसे जबरदस्ती से। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पता है, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, वो ऑपरेशन। और एक्सटॉर्शन यानी जबरदस्ती, मतलब गला वाला बांध देते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं, दैट इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। घर में घुस के चोरी करते हैं तो चोरी का थोड़ा हायर लेवल, higher level। payment to a third party of money with which another bound to pay। अब क्या हुआ, आपने मुझे कहा था एक जगह पेमेंट करनी है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, आपके पास अभी था नहीं, मैंने पेमेंट कर दिया, अब आप मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे, क्या हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या नहीं, पर आपके लिए मैंने थर्ड पार्टी को क्या कर दी, पेमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि आप बाउंड थे वहां पे करने के लिए। तो आप मुझे अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं किसके अंदर सूट फाइल करूंगी? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को पे इसको करना था लेकिन इसने मेरे से लेके और मेरा पैसा वापस नहीं दिया। फिर लास्ट, मनी ऑब्टेन बाय डिफेंडेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी वेयर एन एजेंट हैज ऑब्टेन्ड अ सीक्रेट कमीशन। तो फिर हम उसके साथ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं कि इसके साथ हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। सूट, इसको स्टार मार्क करो, सूट फॉर मनी एंड हैड रिसीव्ड, मिस्टेक में आया, कोअर्जन में आया, या फिर बच्चे कहाँ आया, कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया था लेकिन फिर भी आपको क्या रिसीव हुआ, कंसिडरेशन। फिर बी पॉइंट, अनदर पार्टी इज बाउंड टू पे, वहां आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। और थर्ड में लिखो एजेंट्स मिस्टेक, लिखो एजेंट्स मिस्टेक। क्वांटम मेरिट, अभी मैंने एक बिल्डर का एग्जाम्पल दिया, तो वो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था बिल्डर के साथ, वो करीबन 1-2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब पूरी बिल्डिंग बनाने के उसको 2 करोड़ मिलते, लेकिन सिर्फ बेसमेंट बनाया है, तो आप कितना पैसा दें? जितनी बेसमेंट की कॉस्ट होगी। अब वही कॉन्ट्रैक्ट को एज मच एज अर्न समझो, कि ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली हुआ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो था ना, बात तो हुई थी ना, हमारी लिखित में टर्म्स एंड कंडीशन हुई तो थी ना, तो मैंने जितना काम किया है उसका मुझे आप रिस्टोर कर दो, वो क्या था, रेस्टिट्यूशन। अब मैंने जितना काम किया उतने हिसाब का मुझे पैसा दे दो, इसको हम कहते हैं एज मच एज अर्नड, यानी कि क्वांटम मेरिट। कई बार ऐसा होता है, सैनजो गए हैं हम, ठीक है, हमने ऑर्डर करते एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर हमने कर दिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपके डेस्क पे, मतलब जहां टेबल है आपकी फूड टेबल, वहां पे आपने जो खाना खाया है उसके अलावा भी और आ गया, मतलब एक छोला भटूरा बोला था तो दो आ गए, ठीक है, एक डोसा बोला था तो दो आ गए, ऐसे करते करते हर डिश आपको कितनी मिली, दो दो, ठीक है। नाउ, नाउ आपने खा गए सब, ठीक है। अब पेमेंट करने की बात आई तो जिसने एक्चुअली आपके साथ सेम ऑर्डर प्लेस किया था उसकी टेबल पे तो कुछ गया ही नहीं, आपकी टेबल पे सब आया। नाउ जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आप बोलोगे हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, पर खाया तो ना आपने, इन्फॉर्म तो नहीं किया, तो बाकी भी बचा हुआ है, आप देख लो हमारी टेबल में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिशेस बची हुई रखी हैं, तो जितना खाया उतने का पैसा वो आपसे मांगेगा, ठीक है। या फिर गलती उसकी भी है तो हो सकता है आधा आधा आपसे ले ले, ठीक है। तो एज मच एज अर्नड का पैसा हमको मिलता है अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है, बिल में जितने आइटम्स है उतना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बिल में आइटम्स है उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने आपसे नहीं किया, तो जो लेकिन आपकी टेबल पे सर्व हुआ और आपने खाया वो क्या है, क्वांटम, ये, हाँ, क्वांटम मेरिट, वो क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, और क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्नड आपको पे करना पड़ेगा। इसको अभी रीड करो द एक्सप्रेशन, फिर मैं छोड़ती हूँ क्योंकि अब तुम्हारी शक्लें दिख रही हैं मुझे। कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर लिख लो तुम लोग, बिल्डर।
बिल्डर बेसमेंट, बिल्डर डैश बेसमेंट लिख लो। ये ना बच्चे, ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आपको एज प्रोविजन लिखना है। आपसे एक ऐसा बिल्डर का एग्जाम्पल दिया जाएगा और फिर दिया जाएगा कि उसने कोर्ट में सूट फाइल किया, यू बीइंग कंपनी सेक्रेटरी सजेस्ट व्हाट कैन बी डन। तो आपको बोलना है कि एज पर क्वांटम मेरिट द एक्सप्रेशन लिटरली मीन्स एज मच एज earned। तो इन द गिवन केस, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन द गिवन केस द बिल्डर हैज डन सो मच वर्क, द बेसमेंट हैज बीन, जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपने फैक्ट्स लिखने हैं, और कंक्लूजन कि जो बिल्डर है उसको क्वांटम मेरिट रिसीव होना चाहिए। इट इज सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसको क्वांटम मेरिट रिसीव होना चाहिए। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर गुड्स रीड लिखो, आपको आपको बनता है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में हमने कौन सा एग्जाम्पल समझा था? वॉलेंटरली मैंने कोई गिफ्ट दिया, चैरिटी। ठीक है, चैरिटी इज अ थिंग। ठीक है। अब नॉन ग्रेटिट्यूड है, मतलब अगर आग में बचाने के लिए आपसे हेल्प मांगी है और आप बचने के बाद बैठ गए हो कि हाँ तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो तो आग लगी थी तो इसलिए बुला लिया तुमको, कौन सा हमने लिखित में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बचाना तुम आग। लेकिन ये नॉन ग्रेटिट्यूड, मैं वॉलेंटरली करने नहीं आया था, आपने बुलाया इसलिए मैं आया था, तो इसलिए मुझे उसके पैसे चाहिए। तो ये क्या है? एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? डिस्चार्ज, चलो मैं डिस्चार्ज से आपको मंडे पढ़ाऊंगी। ठीक है।